हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोसियस में स्वागत है और यह समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज है। इसमें अभी तक समाजशास्त्र के संस्थापक विचारकों में ऑगस्ट काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर और जॉर्ज सिमिल के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग विल्फ्रेडो पैरेटो के बारे में चर्चा करेंगे। विल्फ्रेडो पैरेटो जो हैं वह इटली के एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। उनका जन्म हालांकि पेरिस में हुआ था। पैरेटो का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण जो था, अर्थात समाजशास्त्र को समझने का उनका अपना एक नज़रिया था, जो कि उस समय के अन्य समाजशास्त्रियों से काफ़ी अलग था। उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक तथा आनुभविकता के आधार पर था। उनके जीवन परिचय के बारे में एक संक्षिप्त हम लोग चर्चा कर लेते हैं। विल्फ्रेडो पैरेटो का जन्म 15 जुलाई 1848 में, जैसा कि फ्रांस पेरिस में हुआ था। विल्फ्रेडो के पिता इटालियन थे और माता फ्रांसीसी थी। बचपन में यह अपने पिता की ही तरह लोकतांत्रिक, गणतंत्री और शांतिवादी विचारधारा के समर्थक थे। लेकिन कुछ ही समय बाद पैरेटो ने कुछ राजनीतिक तथा व्यक्तिगत कारणों से इन्होंने अपने विचारों का परित्याग कर दिया और उनसे घृणा करने लगे। उन्होंने मानवीयतावादी, प्रगतिशील, लोकतंत्रीय मूल्यों के प्रति काफ़ी निंदात्मक रुख अपना लिया था तथा उस समय की जो राजनीतिक प्रणाली थी उसको वह पसंद नहीं कर रहे थे। नई सरकार के वह विरोधी थे और 1882 में सरकार में अपना स्थान पाने के लिए उन्होंने विरोधी उम्मीदवार के रूप में चुनाव भी लड़ा, लेकिन वह चुनाव हार गए और राजनीति में इस असफलता के कारण उनको काफ़ी कुंठा पैदा हो गई थी तथा इसी के साथ इटली के जो प्रशासनिक मामलों का नया संभ्रांत प्रशासनिक वर्ग था वह उनके लिए काफ़ी भ्रष्ट, निंदनीय, आत्मनिष्ठ और स्वार्थी सा लगने लगा था। उन्होंने इस बात को अपनी एक लेख था अभिजात वर्ग का सिद्धांत, इसमें उन्होंने कहा कि जो सरकारी सत्ता का दुरुपयोग करके अपना घर ये लोग भरते हैं और इस प्रकार से इन्होंने इस तरह के जो शासक वर्ग हैं उनकी तुलना लोमड़ी से की थी। तो हम सभी यह जानते हैं कि लोमड़ी को किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है, चिन्हित किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि लोमड़ी जो होती है वो बहुत ही चतुर होती है, चालाक होती है और अपने काम निकालने के लिए वह किसी भी हद तक की चालाकी दिखा सकती है। तो इसी तरीके से उनका ऐसा मानना था कि जो उस समय के संभ्रांत वर्ग थे, जो कि प्रशासन में थे, वो काफ़ी भ्रष्ट और स्वार्थी थे और उन्होंने ऐसा माना था कि वह जो सरकारी सत्ता है उसका दुरुपयोग करते हैं और यह सिर्फ अपनी झोली भरते हैं, अर्थात सिर्फ अपना घर भरते हैं। हालांकि डिक्टेटर मुसोलिनी के फासिस्ट शासन के दौरान उन्होंने फिर से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया। उन्हें इटली राज्य में सीनेटर नियुक्त किया गया और जिनेवा के निशस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए उन्हें इटली का प्रतिनिधि भी मनोनीत किया गया था। ऐसा यह भी माना जाता है कि मुसोलिनी जो थे वह कुछ हद तक पैरेटो द्वारा सुझाए गए जो कार्यक्रम थे उनको लागू भी किए थे। पैरेटो की मृत्यु 19 अगस्त 1923 को 75 वर्ष की आयु में हो जाती है। विल्फ्रेडो पैरेटो का पूरा नाम मार्क्वेस विल्फ्रेडो फ्रेडोरिको डूमस पैरेटो था। इनके जिस समय ये अपने विचारों को एक रूप दे रहे थे उस समय इनकी यहाँ सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या चल रही थी। पैरेटो का जीवन काल यूरोप के इतिहास के उस काल से संबंधित रहा जब इतालवी समाज के सामाजिक राजनीतिक ढांचे में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हो रहा था। आरंभ से उनके जीवन पर उनके माता पिता और मित्रों का उदारवादी लोकतंत्री विचारों का प्रभाव पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ वह इन विचारों के विरोधी हो गए। यह बात हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर चुके हैं। जैसा कि कोजर ने लिखा है कि लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य में प्रचलित राजनीतिक प्रणाली का विरोधी वह हो गए थे। इस राजनीतिक प्रणाली के विरोधी होने का एक कारण यह भी था कि सरकार ने उनके द्वारा सुझाए हुए जो परामर्श थे उस पर ध्यान नहीं दिया था। अपने निबंध में उन्होंने लोकतंत्रीय प्रणाली की आलोचना की, जिसके कारण बाद में इटली के फासिस्ट नेता मुसोलिनी ने उन्हें इटली के सीनेट में सदस्यता ग्रहण करने की पेशकश की थी।
उदार लोकतंत्रीय आदर्शों से असंतुष्ट होने के कारण पेरेटो को कहना पड़ा कि एक सामाजिक विश्लेषणकर्ता का कार्य समानता, प्रगति, स्वतंत्रता जैसे मूल्यों और सिद्धांतों की वास्तविक प्रकृति का पर्दाफाश करना है। उनका कहना था कि मनुष्य इन खोखले शब्दों का इस्तेमाल अपने कार्यों को उचित और तर्कसंगत ठहराने के लिए करता है। इन बातों से यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से इन्हीं के जो विचार थे, इन्हीं से इनकी थ्योरी निकल कर आती है, जो कि तर्कसंगत और अतर्कसंगत क्रिया के रूप में इन्होंने बताया है। 1915 में प्रकाशित अपनी प्रमुख समाजशास्त्रीय जो रचना थी द ट्रीटाइज ऑन जनरल सोशियोलॉजी, इसमें इन्होंने कांट तथा स्पेंसर की जो मिथ्यापूर्ण वैज्ञानिकता में रुचि थी उसकी उस अवधारणा की इन्होंने समीक्षा की थी। 1936 में पेरेटो की इसी रचना का अंग्रेजी अनुवाद होता है माइंड एंड सोसाइटी शीर्षक के नाम से। उन्होंने कांट तथा स्पेंसर की आलोचना इसलिए भी की थी क्योंकि उन्होंने आनुभाविक सामाजिक वास्तविकता को महत्व नहीं दिया था। अर्थात जो कांट और स्पेंसर थे, इन्होंने जो वहाँ की सामाजिक वास्तविकता थी जिनको हम अनुभव कर सकते थे, उसका महत्व न देके उन्होंने मानवता, लोकतंत्र और प्रगति के बृहद लौकिक धर्म के विचार को महत्व दिया था। तो इस प्रकार से विल्फ्रेडो पेरेटो कांटे और स्पेंसर की आलोचना भी करते हैं। तो अब तक यह विल्फ्रेडो पेरेटो का एक संक्षिप्त जीवन परिचय था। अब इनके मुख्य विचारों की बात करते हैं। इनके मुख्य विचारों में जो पहला पॉइंट वह आता है वह है लॉजिको एक्सपेरिमेंटल मेथड, अर्थात तर्क सम्मत परीक्षणात्मक पद्धति। यह इग्नू की किताब में ही लिखा है कि पेरेटो को लोग अवैज्ञानिक न कहें, इसलिए उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र को तर्क सम्मत परीक्षणात्मक पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। परीक्षणात्मक पद्धति से उनका अर्थ यह था कि जो कि अनुभवों के या अपने खुद के अनुभवों के आधार पर हो। यह पद्धति पूरी तरह पर्यवेक्षण पर आधारित हो, अर्थात इसमें वास्तविक जीवन में विद्यमान तथा तर्क संगत अनुमान पर आधारित समाज की वास्तविकता का अध्ययन किया जाए। अर्थात जो भी समाज की वास्तविकता का हम अध्ययन कर रहे हैं, यह तर्क वितर्क पर या उसकी वास्तविकता से जुड़ा हुआ हो, वो उसको हम अनुभवों के आधार पर हम उसका अध्ययन कर सकें। तर्क संगत अनुमान का मतलब यह है कि बहुत सारी सामाजिक घटनाओं को अध्ययन करने के बाद तर्क के आधार पर व्यवस्थित ढंग से कोई निष्कर्ष निकाला जाए। पेरेटो को प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धांतों के आधार पर यह विश्वास था कि समाज की व्यवस्था एक संतुलन की व्यवस्था है। इस व्यवस्था में किसी भी एक हिस्से में यदि गड़बड़ी होती है तो सामंजस्य बनाने के लिए उसके दूसरे हिस्से में उसी के अनुरूप परिवर्तन होता है। जिस तरीके से अगर हम न्यूटन की क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम की बात करें कि न्यूटन ऐसा मानते हैं कि अगर किसी भी चीज़ पे, किसी भी वस्तु पे अगर हम कोई क्रिया कर रहे हैं, कोई बल लगा रहे हैं, तो वह भी प्रतिक्रिया करता है, अर्थात उसके अंदर से भी एक बल लगता है बाहर की ओर। तो ऐसा ये समाजशास्त्र में भी पेरेटो ने माना था कि अगर व्यवस्था के किसी भी हिस्से में अगर गड़बड़ी हो रही है तो इसके सामंजस्य को, अर्थात उसको एक संतुलन की स्थिति में लाने के लिए दूसरे हिस्से में भी उसी के अनुरूप परिवर्तन होता है। यही विचार पेरेटो के लॉजिको एक्सपेरिमेंटल मेथड अर्थात तर्क सम्मत परीक्षणात्मक पद्धति कहलाता है। पेरेटो का जो अगला विचार है वह मानते हैं कि ऐसे कई मानव व्यवहार हैं जो कि युक्ति संगत और तर्क संगत नहीं होते हैं। अर्थात कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जो कि तर्क संगत होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यवहार होते हैं जो कि तर्क संगत नहीं होते हैं। तर्क संगत क्रिया, इन्होंने दो तरह की क्रियाएं बताए हैं। तो तर्क संगत क्रिया है, उसमें वो मानते हैं कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके अनुरूप ही साधनों का प्रयोग होता है। अब इसका क्या अर्थ है? जैसे कि मान लेते हैं कि हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या यही मान लेते हैं कि हम IAS की तैयारी कर रहे हैं, या मेडिकल में जाने के लिए, MBBS बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो हम यह मान सकते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है?
डॉक्टर बनना है, लेकिन हमें उस डॉक्टर बनने तक के लिए उसके पहले कुछ हमें तैयारी करनी पड़ेगी, कुछ उसके लिए क्रियाएं करनी पड़ेंगी। तो यह जो क्रियाएं हम करेंगे, अब ये क्रियाएं कौन सी हो सकती हैं? लक्ष्य हमें पता है कि हमें डॉक्टर बनना है, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हम उसके लिए नीट का एग्ज़ाम देंगे या उसके लिए हम कहीं से कोचिंग करेंगे, उनके लिए कौन सी किताबें पढ़ेंगे, हमें क्या क्या उन किताबों में पढ़ना है, किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है। तो ये सारी क्रियाएं जो मिलकर होती हैं किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इसको हम तर्क संगत क्रिया कहते हैं। अर्थात किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं, किसी साध्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन हम इस्तेमाल करते हैं, इसी को हम तर्क संगत कहते हैं। अर्थात इनके बीच में कुछ तर्क है कि हम अगर यह काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। जैसे अगर हमें भूख लगी है तो हम भोजन कर रहे हैं, यह इसके पीछे का तर्क है। हम भूख नहीं लगी है फिर भी भोजन कर रहे हैं, तो यह कोई तर्क नहीं है, यह अतार्किक हो जाएगा। अब दूसरे प्रकार की जो क्रिया है, इन्होंने बोला है अतर्क संगत क्रिया। तो इनका ऐसा मानना है कि जो क्रियाएं तर्क संगत क्रियाओं की श्रेणी में नहीं आती हैं, वो सारी क्रियाएं जो होती हैं वह अतर्क संगत क्रियाएं होती हैं। इसमें क्या होता है, अतर्क संगत क्रियाओं में जो हमारी भावनाएं होती हैं, हमारे मनोभाव होते हैं, हमारी मानसिक स्थितियां होती हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो पेरेटो ऐसा मानते हैं कि अतर्क संगत क्रियाएं जो होती हैं उनका अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थात उनका अध्ययन हमें अवश्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्रियाएं कर्ताओं के अर्थात किसी भी व्यक्ति के भीतरी ताकतों यानी उनके मनोभावों की व्याख्या करती है। जिस प्रकार से प्रेम है, ईर्ष्या है, क्रोध है, ये सारी हमारे मनोभाव हैं और हम व्यक्तियों के व्यवहारों की ही तो व्याख्या समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो इसलिए हमें ये अतर्क संगत क्रियाओं का अध्ययन करना बहुत आवश्यक हो जाता है। पेरेटो की अतर्क संगत क्रियाएं उनके अवशिष्ट और व्युत्पादों के सिद्धांत से संबंधित हैं। अवशिष्ट अर्थात रेजिड्यूस और व्युत्पाद अर्थात डेरिवेटिव्स, यह दो पक्ष हैं जो कि अतर्क संगत क्रियाओं में पाए जाते हैं। इनका मानना है कि जो अवशिष्ट होते हैं यह स्थिर तत्व होते हैं तथा यह सार्वभौमिक होते हैं। इन्होंने इसके 6 प्रकार बताए हैं, जिसमें इन्होंने जो समाजशास्त्र के अंतर्गत जो व्याख्या की जाती है, इसमें 2 जो हैं यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, पहले 2 भाग। तो पहला है संयोजन की सहज वृत्ति। इसका क्या अर्थ है? अर्थात हम किसी भी परिस्थिति में सहज ही उसमें घुल मिल जाते हैं या उनके अनुसार, उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। इस प्रकार का जो नेचर पाया जाता है, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है, यह लोमड़ी वर्ग के जो मनुष्य होते हैं उनके में पाया जाता है। क्योंकि उनके में ऐसा पाया जाता है कि वह किसी भी माहौल में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को आसानी से ढाल लेते हैं। और फिर वह, हम यह जानते ही हैं कि जो लोमड़ी होते हैं वह चालाक और चतुर होते हैं, तो इस प्रकार से वह मौके का फ़ायदा उठाते हैं और उसी के अनुसार वह अपने आप को वहाँ पर उपस्थित कर लेते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर देते हैं। दूसरा जो समूह है उनको उन्होंने समूह अस्थायित्व कहा है और इसमें यह मानते हैं कि यह जो समूह होता है इसमें अस्थायित्व अर्थात एक दृढ़ता बनी रहती है, एक स्टेबिलिटी पाई जाती है इसमें। और इस वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं वह शेर प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो जो शेर होते हैं, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अवशिष्ट की दूसरी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं, यह काफ़ी उदार और रूढ़िवादी विचारधारा के होते हैं। इनका मानना होता है कि समाजों में दृढ़ता और अस्थायित्व बना रहे। परिवार, जाति, कबीले, नगर या राष्ट्र के लेवल पर भी अगर हम देखें तो इनकी जो वफादारी की भावना होती है वह बहुत ज़्यादा होती है। उनके व्यवहार से वर्ग की एकात्मकता अर्थात यूनिटी, देशभक्ति और धार्मिक उत्साह की भी अभिव्यक्ति दिखाई देती है और आवश्यकता पड़ने पर कठोर कार्रवाई करने से भी
कोई संकोच नहीं करते हैं। जो अवशिष्ट है इसके पहले श्रेणी में जो आते हैं तो यह लोमड़ी वर्ग होता है। इनमें संयोजन की सहज वित्ती होती है। यह लोग बड़े पैमाने पर जो वित्तीय यानी धन का जोड़ तोड़ कर सकते हैं और इधर उधर काफ़ी सिचुएशन को फेर बदल करने में लगे रहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो लोमड़ी वर्ग के लोग होते हैं यह समाज में परिवर्तन, परीक्षण तथा नए प्रक्रियाओं को शुरू करने का दायित्व रखते हैं। अर्थात यह इन्हीं के हाथों में होता है जो कि समाज में हमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है और एक पुरानी प्रक्रिया खत्म होकर कुछ नया तरीके का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो यह जो है इसका दायित्व लोमड़ी वर्ग पे जाता है। जिस प्रकार से शेर वर्ग जो होता है वह काफ़ी वफादार होता है और स्थिर प्रवृत्ति के होते हैं, वहीं उसके उल्टा में लोमड़ी वर्ग जो होता है वह वफादार, उदार, इनकी ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती है। अतर्क संगत क्रिया का जो दूसरा पक्ष है व्युत्पाद, यह काफ़ी परिवर्तनशील होता है और यह समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता है। अब एक बार हम लोग अवशिष्ट और व्युत्पाद का आखिर में रियल में क्या अर्थ है यह समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि सभी समाजों में कई तरह के धर्म मिलते हैं। कुछ लोग बहुदेववाद में भी विश्वास करते हैं, कहीं एक देववाद है, तथा कुछ धर्म ऐसे भी हैं जिन्होंने ईश्वर में ही विश्वास नहीं करते हैं, जैसे कि जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है। तो ये धर्म किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन इन सभी धार्मिक सिद्धांतों में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि सभी में पाए जाते हैं। जैसे कि ईश्वर के प्रति आस्था है तो वह जिन धर्मों में है वो चाहे उनका रूप कैसे भी समय के साथ बदलता रहे, लेकिन ईश्वर की जो आस्था है वह हमेशा बनी रहेगी। या जिनकी ईश्वर के प्रति आस्था नहीं है, जैसे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की चर्चा हम लोग किए, तो उनकी चाहे समय और साइंस और टेक्नोलॉजी के अनुसार अगर उसके प्रोसेस बदल सकते हैं, हमें पूजा पाठ करने का तरीका भी बदल सकता है, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के तरीके बदल सकते हैं, नए नए तरीके आ सकते हैं उसमें, लेकिन जो आस्था है वह हमेशा एक जैसी ही बनी रहती है। अगर है विश्वास तो है, नहीं है तो नहीं है। तो इस प्रकार से जो हमेशा बना रहता है और इसीलिए बोला गया है कि यह स्थिर होता है और सार्वभौमिक होता है, अर्थात यह हर जगह पाया जाता है। चाहे वह हम किसी भी विश्व के किसी कोने में भी देखें तो यह एक ही चीज़ हर जगह पाई जाएगी, इसमें समानता पाई जाएगी। तो अवशिष्ट जो होते हैं वह स्थिर होते हैं और हर जगह पाए जाते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, जबकि व्युत्पाद है वह परिवर्तनशील तत्व होता है। अर्थात जो हमारा जैसे एक धर्म है उसका स्वरूप, प्रारंभिक स्वरूप कुछ और था, लेकिन आज धीरे 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 कई स्टेज में बदलते हुए उसका स्वरूप बदल गया है। तो इसी को हम व्युत्पाद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अवशिष्ट और व्युत्पाद का जो कॉन्सेप्ट है वह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समाजशास्त्र अतार्किक क्रियाओं का तार्किक प्रयोगात्मक अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है जो कि विल्फ्रेडो पैरेटो ने ही दिया था। इन्होंने समाजशास्त्र को इस रूप में परिभाषित किया था। अर्थात अगर यह कहा जाए कि समाजशास्त्र की परिभाषा विल्फ्रेडो पैरेटो ने क्या दिया था, तो इनका ऐसा मानना था कि समाजशास्त्र अतार्किक क्रियाओं का तार्किक प्रयोगात्मक अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इनको फासिस्टवाद का पैगंबर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो फासिस्टवाद का जो समय चल रहा था उस समय मुसोलिनी जो थे वह सत्ता में थे। विल्फ्रेडो पैरेटो थे, इन्होंने मुसोलिनी का काफ़ी समर्थन किया था। उस समय के उनकी जो राजनीति प्रणाली थी उसका समर्थन किया था। और जिस तरीके से हम लोगों ने देखा भी कि उस समय इटली राज्य में उनको सीनेटर नियुक्त किया गया, तथा उसी समय जेनेवा के निशस्त्रीकरण सम्मेलन में उनको इटली का प्रतिनिधि भी मनोनीत किया गया। तो इस तरीके से इनको फासिस्टवाद का पैगंबर माना जाता है। इनको बुजुर्वा मार्क्स भी कहते हैं। बुजुर्वा मार्क्स क्यों कहते हैं? क्योंकि विल्फ्रेडो पैरेटो का ऐसा मानना था कि
उस समय समाज में जो परिवर्तन हो रहा था उस परिवर्तन के लिए जिम्मेदार बुजुर्गा वर्ग था। जबकि इसी के विपरीत अगर मार्क्स की बात कहें तो उन्होंने ऐसा माना था कि समाज में जो परिवर्तन हो रहा है यह समाज में परिवर्तन होने के लिए सर्वहारा वर्ग ही जिम्मेदार होगा, जिसमें हम साम्यवाद के आखिरी स्टेज की बात करते हैं। वह ऐसा मानते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि सभी जो वर्ग है वह एक समान हो जाएगा, सर्वहारा वर्ग जो बुजुर्गा वर्ग है उस पे अपनी विजय प्राप्त कर लेगा। तो इस तरीके से इसके विपरीत विल्फ्रेडो पैरेटो ने माना था कि समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उसके जिम्मेदार बुजुर्गा वर्ग हैं, अर्थात इसीलिए इनको बुजुर्गा का मार्क्स भी कहा जाता है। अभिजात वर्ग सिद्धांत और अभिजन परिभ्रमण का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है, जिसे सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स कहते हैं। इसको अब हम लोग देखते हैं कि आखिर में यह क्या है। परेटो का यह दृढ़ विश्वास था कि मानव जाति के लोग जो होते हैं वह शारीरिक दृष्टि के साथ साथ मानसिक और नैतिक दृष्टि से भी असमान होते हैं। अर्थात उनका ऐसा मानना था कि समाज में लगभग जितने व्यक्ति दिखते हैं सभी में एक समान सारी के अंदर गुण नहीं होते हैं। कुछ लोग ज़्यादा योग्य होते हैं, कुछ लोग कम योग्य होते हैं। तो उनका ऐसा मानना था कि सभी सामाजिक वर्गों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरों की अपेक्षा काफ़ी अधिक बुद्धिमान तथा योग्य होते हैं, कैपेबल होते हैं। सामाजिक वर्ग या पूरे समाज में ये लोग ही अभिजन कहलाते हैं। परेटो ने अभिजात वर्ग की यह परिभाषा दी थी कि ये ऐसे वर्ग के लोग हैं जिनका अपने कार्य क्षेत्र में सबसे उच्च स्थान होता है, अर्थात यह सबसे ऊंचे स्थान को प्राप्त करते हैं। जिस भी सिस्टम में रहते हैं वहाँ पे इनका वर्चस्व बना रहता है। उन्होंने ये जो शासकीय अभिजन है और गैर शासकीय अभिजन, इसमें भी अंतर किया है। अभिजन को इन्होंने अभिजन वर्ग को दो भागों में बांटा, एक शासकीय अभिजन, एक गैर शासकीय अभिजन। तो जो शासकीय अभिजन होते हैं वह इनका मानना था कि सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अर्थात वह सिस्टम में ही होते हैं। जो सरकार का सिस्टम होता है, व्यवस्था होती है, उसी में यह लोग होते हैं और यह सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गैर शासकीय अभिजन जो होते हैं वह सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो शासकीय अभिजन में हम उन लोगों को ले सकते हैं जो कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं और जो बड़े बड़े आईएएस लेवल के अधिकारी हैं, अर्थात जिनसे गवर्नमेंट अपना काम करवाती है, या जो लोग गवर्नमेंट में रहते हुए गवर्नमेंट के साथ मिलकर उनका काम कर रहे हैं, इन्हीं को इन्होंने शासकीय अभिजन कहा है। लेकिन जो गैर शासकीय अभिजन है इसमें हम देखेंगे कि यह टॉप लेवल के तो लोग होते हैं, काफ़ी उनका उच्च स्थान है समाज में, जैसे कि डॉक्टर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं। तो ये लोग भी अभिजन वर्ग में आते हैं, लेकिन यह सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं, अर्थात इसीलिए इन्हें गैर शासकीय अभिजन कहा गया है। इसी अभिजन वर्ग को इन्होंने दो अवशिष्टों में बांटा था, जिन्हें कि इन्होंने शेर और लोमड़ी कहा था। ये दो प्रकार के अवशिष्ट जो हैं वो दो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति के समान होते हैं, जिसमें उन्होंने शेर और लोमड़ी के समान कहे हैं। इस तरह से पेरेटो के अभिजन परिभ्रमण में भी दो प्रकार के मनुष्यों की कोटियों को विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि शेर और लोमड़ी की कोटि। और यह जो अवधारणा है शेर और लोमड़ी की, जो अवधारणा पेरेटो ने मैकियावेली से लिया था। अर्थात पेरेटो ने अभिजन परिभ्रमण में ऐसा माना है कि शेरों से लोमड़ियों में तथा लोमड़ियों से शेरों में यह परिवर्तन चलता रहता है और इसी परिवर्तन के द्वारा सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो अभिजन परिभ्रमण, अर्थात जो एक अवशिष्ट में एक शेर वर्ग था और एक लोमड़ी वर्ग था, इनका ऐसा मानना था कि जब शेर वर्ग कुछ समय तक रहता है, लोमड़ी वर्ग चालाकी से उसकी जगह ले लेते हैं और शेर वर्ग जो है वह नीचे आ जाता है। फिर दूसरी एक नई लोमड़ी वर्ग उत्पन्न होती है और फिर उसको फिर जो ऊपर में रहता है, टॉप पे रहता है, उसको फिर वहाँ से वह हटाता है और
दूसरा जो लोमड़ी वर्ग है वह उसकी स्थान ले लेता है। इस प्रकार से इनका ऐसा मानना था कि यह जो परिवर्तन है यह शेर से लोमड़ी वर्ग और लोमड़ी से शेर वर्ग में चलता रहता है। इसी अभिजन परिभ्रमण के परिवर्तन का जो सिद्धांत था इसको इन्होंने परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत कहा है, अर्थात यह एक चक्र के रूप में शेर से लोमड़ी, लोमड़ी से शेर के रूप में घूमता रहता है। पेरेटो ज्ञानोदय के मूल सिद्धांतों का विरोध करते थे, यह एक कथन है। और यह पिछले वर्ष में जो असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान के एग्ज़ाम हुए थे उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। यह कथन रेमंड एरॉन का है। अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो द माइंड एंड सोसाइटी जो कि 4 खंडों में है, यह विल्फ्रेडो पेरेटो की समाजशास्त्र से संबंधित सबसे प्रसिद्ध बुक है। द राइज एंड फॉल ऑफ हीलेट्स यह 1991 में प्रकाशित हुई थी। द फॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेसी 1984 में प्रकाशित हुई थी। मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो कि 1927 में फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी, लेकिन 1971 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था। पेरेटो ने एक और भी प्रिंसिपल दिया था जिसे 80-20 प्रिंसिपल कहते हैं। इसका क्या अर्थ है? अर्थात पेरेटो का ऐसा मानना था कि जो भी 80% घटनाएं घटती हैं उसके लिए सिर्फ 20% ही लोग जिम्मेदार होते हैं। इसे 80% 20% का सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल से मान लेते हैं, समझते हैं कि अगर कहीं पे किसी भी देश में जो क्राइम हो रहा है, अपराध हो रहा है, तो 80% अपराध के लिए सिर्फ 20% व्यक्ति ही जिम्मेदार होते हैं, अर्थात सिर्फ 20% अपराधी ही जिम्मेदार होते हैं। यानी जो 20% अपराधी हैं वह 80% अपराध को अंजाम देते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि जैसे पूरे विश्व का जो भी भाग है उस पे 80%, पूरे विश्व के 80% भागों पे पूरे विश्व के सिर्फ 20% लोगों का ही अधिकार है। तो इस प्रकार से पेरेटो ने 80 और 20 अर्थात 80-20 प्रिंसिपल भी दिया था। तो आज ये हम लोगों की विल्फ्रेडो पेरेटो से संबंधित एक संपूर्ण विवरण था। इसी कड़ी में अब हम लोग आगे थॉर्स्टीन वेबलन के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों से एक और अनुरोध है कि अगर आप लोगों को इसमें किसी भी प्रकार के सुधार की ज़रूरत है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।